पप्पू जी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर व्यक्ति, गंभीर राजनेता, गंभीर उद्योगपति की रही है, लेकिन पाला बदलने का जो ये सिलसिला है आपका, आखिर कब रुकेगा? अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं बता दूं कि क्या मुझे बदलाव दिखता है 1980 2000 के समय में और अब। उस समय में एक चीज़ जो देखने को मिला करती थी, जिसकी अभी बहुत अभाव है, वो यह कि उस समय के जो पॉलिटिशियंस थे, राजनेता थे, उनमें संवेदना आज से बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव जब पूर्णिया में चुनाव लड़ रहे थे तो आपसे वो आशीर्वाद लेने के लिए गए हुए थे, मीडिया में खबरें भी आई थी और आपने जीत का आशीर्वाद दिया था। पप्पू जी मेरे पास आए या अन्य लोग आए, वो कोई आशीर्वाद लेने नहीं आए थे। मैं तो इसको एक शिष्टाचार मानता हूँ। मैं वहाँ पूर्व सांसद भी हूँ और पूर्णिया या सीमांचल में एक जाना माना व्यक्ति हूँ। तो कोई चुनाव लड़ने के लिए मैदान में जा रहा हो तो ये शिष्टाचार है कि वो आकर आपसे शुभकामनाएं या आशीर्वाद या जो भी कहें उसको कहा जाता है। इसको कुछ लोगों ने ये मान लिया कि मैंने अमुक को या उसको मैंने आशीर्वाद दिया था। ऐसी कोई बात नहीं। मेरे घर से भी कभी भविष्य में कोई जाएगा लड़ने के लिए, मेरा बेटा या मेरी बेटी, तो मैं उनको यही कहूँगा कि जो वहाँ के पुराने लोग हैं, जो वहाँ नेता रह चुके हैं, जिनकी समाज में एक अच्छी पहचान हो, उनसे जाकर ज़रूर मिल लीजिएगा। तंत्र जिसका मैं हिस्सा था, एनडीए का ही सांसद था, वो तंत्र वो काम कर रही हो जो मेरे लोगों के आड़े आ रहा हो, जिससे लोग मेरे परेशान हो रहे हों, तो ऐसे में मेरा कर्तव्य बनता है और ऐसे में मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकता कि मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। आपको राजनीति में आप कहीं भी पहुंच जाएं, लोग पहुंच ही रहे हैं, लोग बड़े बड़े पद पे पहुंच रहे हैं, लेकिन दरअसल लोकतंत्र में आपकी जगह राजनीति में होनी नहीं चाहिए। आपने बात की कि मैंने पार्टियां बदली। मैंने 2 बार पार्टी बदली है। एक बार कांग्रेस से बीजेपी में गया, दूसरे बार बीजेपी से कांग्रेस में आया। 2009 के बाद 8 के बाद नीतीश जी में एक बदलाव देखने को मिला कि उन्होंने बिहार की तरफ जो उनकी एक संवेदना थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई। वो भी अपनी भूमिका कहीं राष्ट्र के स्तर पर देखने लगे। कहते हैं 1980 के दशक में सीमांचल की अगर राजनीति तय होती थी तो वो उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी के पूर्णिया स्थित आवास से होती थी। पप्पू जी देश की सियासत में या फिर देश के उद्योगपतियों के बीच एक जाना पहचाना नाम है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उदय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उदय जी, आपने 1980 के उस दौर को भी देखा है जब आपकी माँ स्वर्गीय माधुरी जी सांसद हुआ करती थी। 2 बार कांग्रेस से वो सांसद रही। फिर 2004 से लेकर के 2014 के उस दौर को भी आपने देखा जब आप 2 बार सांसद थे बीजेपी से लगातार, और अब फिर एक बार आप प्रशांत किशोर जी के साथ आए हैं। बीच में आप कुछ दिन कांग्रेस के साथ भी चले गए थे। पप्पू जी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर व्यक्ति, गंभीर राजनेता, गंभीर उद्योगपति की रही है, लेकिन पाला बदलने का जो ये सिलसिला है आपका, आखिर कब रुकेगा? अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं बता दूं कि क्या मुझे बदलाव दिखता है 1980 2000 के समय में और अब। उस समय में एक चीज़ जो देखने को मिला करती थी, जिसकी अभी बहुत अभाव है, वो यह कि उस समय के जो पॉलिटिशियंस थे, राजनेता थे, उनमें संवेदना आज से बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। कोई भी एमएलए हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, नहीं विद्वान हो, लेकिन उन लोगों को अपने क्षेत्र की जनता की बहुत परवाह होती थी और उन लोगों में ये हिम्मत हुआ करता था या उन लोगों में ये संवेदना हुआ करती थी कि अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बिना लाव लपेट के अपने नेताओं को बताते थे और प्रयास करते थे कि उनके नेता उनकी बात सुने और उनकी समस्याओं पर ध्यान दें। जैसे जैसे समय बीता और ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की राजनीति शुरू हो गई कि एक व्यक्ति ही महान हो गया किसी भी दल में। आप दल को देख लीजिए ना, जेडीयू को देखिए तो नीतीश जी दिखेंगे, बीजेपी को देखिए तो हमारे
राष्ट्र में जो नेता हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, उनको देखिए, अगर आप आरजेडी की तरफ देखिए तो लालू जी और फिर अब तेजस्वी जी। तो ये जो महिमा मंडली होने लग गई, इससे क्या हुआ कि जो हमारे राजनेता थे, इनकी संवेदना कम होती चली गई और अब तो मैं समझता हूँ मृत है। और इसलिए किसी भी विधायक के क्षेत्र में उसकी जनता क्यों ना कराह रही हो, उसके क्षेत्र में क्यों ना बड़ी से बड़ी परेशानी हो, कोई नेता ये हिम्मत नहीं करता, हिमाकत नहीं करता कि वो आकर सच्चाई अपने नेताओं को बतलाए। और मेरे समझ से, मैं दूसरे आपके प्रश्न के दूसरे भाग पर आता हूँ, मेरे समझ से जो लोग राजनीति में कदम रखते हैं उनको ये समझ के आना चाहिए कि राजनीति समाज सेवा का दूसरा नाम है। अगर आप में समाज सेवा की कोई भावना ही नहीं हो तो फिर आपको समाज सेवा में नहीं आना चाहिए। और जब तक आप गलत और सही का फ़र्क न समझ पाएँ तो आपको राजनीति में, आप कहीं भी पहुंच जाएं, लोग पहुंच ही रहे हैं, लोग बड़े बड़े पद पे पहुंच रहे हैं, लेकिन दरअसल लोकतंत्र में आपकी जगह राजनीति में होनी नहीं चाहिए। आपने बात की कि मैंने पार्टियां बदली। मैंने 2 बार पार्टी बदली है। एक बार कांग्रेस से बीजेपी में गया, दूसरे बार बीजेपी से कांग्रेस में आया और फिर मैंने अब कांग्रेस छोड़ ही दिया। अब किसी दल के साथ नहीं, तो मेरा अपना ही दल है। दोनों बार की घटना इसलिए थी कि दोनों बार जिस दल में मैं था वो कुछ ऐसा कर रही थी जो दल के नीतियों के खिलाफ, दल के सोच के खिलाफ, या जिसको मैं समझता था कि वो मेरे दल की सोच है उसके खिलाफ। 2004 की बात करें, मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस से ही मुझे चुनाव लड़ना था, लेकिन चुनाव के कुछ दिन पहले पप्पू यादव जी रामविलास जी के साथ मिल गए। रामविलास जी की गठबंधन थी कांग्रेस के साथ, और ऐसे में मुझे लगा कि मुझे वहाँ टिकट मिलने में परेशानी होगी। मैंने फैसला किया कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन वाजपेयी जी के यहाँ से खबर आया, वाजपेयी जी ने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया कि मैं बीजेपी से लड़ूं। क्षेत्र की जनता ने कहा कि आप कहीं से भी लड़िए, हमें आप चाहिए। तो मैं बीजेपी में चला गया और बहुत सुखद दिन मेरे 10 वर्ष जो बीते, बहुत सुखद बीते। उसी समय नीतीश जी भी बन गए थे 2005 में मुख्यमंत्री, उनके साथ भी बहुत अच्छा मेरा तालमेल चला। लेकिन 2009 के बाद, 8 के बाद नीतीश जी में एक बदलाव दिखने को मिला कि उन्होंने बिहार की तरफ जो उनकी एक संवेदना थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई। वो भी अपनी भूमिका कहीं राष्ट्र की स्तर पे देखने लगे। भ्रष्टाचार फिर बढ़ने लगा। मैं एनडीए का सांसद था, लेकिन एनडीए के सांसद रहते भी मैंने नीतीश जी के सरकार के खिलाफ, नीतीश जी के खिलाफ नहीं, नीतीश जी के सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्रदर्शन की थी पूर्णिया में सांसद रहते हुए। आप थे वहाँ, उसका नाम वेदना प्रदर्शन था। और मैं लोगों की बात कर रहा था क्योंकि मेरे लिए वो मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी थी। वो मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी थी। मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी नीतीश जी की गुणगान करने की नहीं थी या हमारे देश के प्रधानमंत्री की गुणगान करने की नहीं थी। मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी मेरे गांव में रहने वाले लोग, मेरे क्षेत्र में रहने वाले लोग, अगर वो परेशान थे तो मैं कैसे खुश और चुप रह सकता हूँ। तो खैर वो बात चली, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी में एक बदलाव हुआ और 2017-18 तक आते आते एक तो नीतीश जी के साथ वो फिर चले गए मोदी जी। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी निगाहें बदल ली और जिस तरह की कम्युनल बातें वो करने लग गए कि मैं अपने आप को असहज महसूस करने लगा और इसलिए मैंने पार्टी फिर छोड़ दिया। और जब पार्टी छोड़ दिया तो थोड़े दिन के बाद कांग्रेस से न्योता आया कि आप हमारे पास वापस आ जाइए। तो एक तरह से वो घर वापसी समझिए, जो भी कहिए उसको। तो मैं वहाँ चला गया। 2019 में चुनाव लड़ा तो हार गया, और हार की लोग बहुत सारे कारण बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं ईवीएम में गलती हुआ, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन हार हार होता है। मैंने उस हार को स्वीकार किया। जी हाँ, मुझे 3,60,000 वो बहुत प्रासंगिक नहीं है। क्षेत्र की जनता के साथ मेरा जो संबंध रहा है और मेरे अंतिम सांस तक चलेगा, वो एक बहुत परस्पर सम्मान और प्रेम की भावना चलती है हमारे बीच में। कोई अब चुनाव तो बीच बीच में आते हैं तो लड़ता हूँ, कभी जीत जाता हूँ, कभी हार जाता हूँ, लेकिन हमारा जो संबंध और सम्मान एक दूसरे के लिए है, जो प्रेम एक दूसरे के लिए है, वो वैसे ही बरकरार है। 2024 में फिर वही हुआ। मैं कांग्रेस में था और चुनाव लड़ने का सोच नहीं रहा था, लेकिन फिर कांग्रेस ने एक अजीबो चीज़ की कि वो पप्पू यादव के दल को उन्होंने मिला लिया, फिर नहीं मिला लिया। मतलब एक उन्होंने इसको रहस्य बना दिया कि पप्पू यादव की पार्टी आखिर कांग्रेस में मिली अथवा नहीं मिली। और ऐसे में मैं फिर
तंग हो गया कि भाई आप तो ऐसे लोगों को न्योता देकर अपने पास बुला लेते हैं जिनसे समाज का एक बड़ा हिस्सा जिनसे परहेज करता है, जो नहीं चाहता है, तो आपकी पार्टी की छवि खराब होती है। और ऐसे में मुझे फिर वहाँ असहज लगने लगा तो मैंने पार्टी छोड़ दी। उसके पहले जनसुराज तो हम लोगों ने शुरू किया ही था एक अभियान के तौर पे, लेकिन जब मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया तो जनसुराज के सभी लोगों ने मुझसे पूछा या कहा या डिमांड किया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं, तो मैंने उसे स्वीकार किया। अब मैं उस जगह पर हूं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में एक बदलाव करें। सर, दो सवाल है आप ही के जवाब से। एक तो ये है कि कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव जब पूर्णिया में चुनाव लड़ रहे थे तो आपसे वो आशीर्वाद लेने के लिए गए हुए थे, मीडिया में खबरें भी आई थी और आपने जीत का आशीर्वाद दिया था। और दूसरा सवाल आप ही के जवाब से है कि जो वेदना प्रदर्शन है, अक्सर ये चर्चा होती रहती है कि पप्पू जी सिस्टम के खिलाफ चलते हैं और यही वजह है कि वेदना प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए थे, जिसकी वजह से उनको 2014 में टिकट नहीं दिया गया। मैं दोनों का जवाब देता हूं। मैं समझता हूं कि पप्पू जी मेरे पास आए या अन्य लोग आए, वो कोई आशीर्वाद लेने नहीं आए थे। मैं तो इसको एक शिष्टाचार मानता हूं। मैं वहाँ पूर्व सांसद भी हूं और पूर्णिया या सीमांचल में एक जाना माना व्यक्ति हूं। तो कोई चुनाव लड़ने के लिए मैदान में जा रहा हो तो ये शिष्टाचार है कि वो आकर आपसे शुभकामनाएं या आशीर्वाद या जो भी कहें उसको कहा जाता है। इसको कुछ लोगों ने ये मान लिया कि मैंने अमुक को या उसको मैंने आशीर्वाद दिया था। ऐसी कोई बात नहीं थी। जब मैं चुनाव से अलग था तो मैं अलग था। ये ज़रूर है कि मैं किसी की मदद कर सकता था, वो मैंने नहीं किया। ना इधर को किया, ना उधर को किया, ना उधर को किया। मैंने किसी को मदद नहीं किया। लोगों ने जिसको जो मन में आया कि मैं उसको चाहता हूँ या उसको नहीं चाहता या उसको चाहता हूँ, अपने हिसाब से जिसको जैसा सूट किया वैसा उन्होंने किया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको बढ़ा चढ़ा कर लोग कहते हैं कि पप्पू जी आशीर्वाद ले गए और मैंने उनको आशीर्वाद दे दिया, ये गलत है, ये शिष्टाचार है। और शायद मेरे घर से भी कभी भविष्य में कोई जाएगा लड़ने के लिए, मेरा बेटा या मेरी बेटी, तो मैं उनको यही कहूँगा कि जो वहाँ के पुराने लोग हैं, जो वहाँ नेता रह चुके हैं, जिनकी समाज में एक अच्छी पहचान हो, उनसे जाकर ज़रूर मिल लीजिएगा और उनकी शुभकामना प्राप्त कीजिएगा। इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि इसको अन्यथा लेना चाहिए कि किसी को आशीर्वाद मिला या नहीं मिला। आपके दूसरे प्रश्न का सवाल है कि मैं सिस्टम के विरोध में चलता हूँ। मैं सिस्टम के विरोध में नहीं चलता, मैं अपने लोगों के साथ चलता हूँ। अब लोगों के साथ चलने के समय में अगर जो सामने आएगा वो मेरे निशाने पे होगा। तो अगर तंत्र जिसका मैं हिस्सा था, एनडीए का ही सांसद था, वो तंत्र वो काम कर रही हो जो मेरे लोगों के आड़े आ रहा हो, जिससे लोग मेरे परेशान हो रहे हों, तो ऐसे में मेरा कर्तव्य बनता है और ऐसे में मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकता कि मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, चाहे जिस भी जगह पे होता। मंत्री होता तो भी करता, अगर केंद्र में मंत्री होता, उस समय मेरी सरकार होती और मैं केंद्र में मंत्री होता तो भी मैं यहाँ करता। क्योंकि अगर मेरे लोगों को तकलीफ है तो वो तकलीफ मेरी है। और उन्होंने मुझे चुना किस लिए? मुझे चुना कोई सायरन लगा के घूमने के लिए नहीं है। मुझे चुना कोई दिल्ली में फ्लैट पाने के लिए नहीं है। मुझे चुना कोई तनख्वाह प्राप्त करने के लिए नहीं है। मुझे चुना है कि मैं उनकी भलाई की रक्षा करूं। तो अब उसको अगर लोग कहते हैं कि मैं सिस्टम के अलग चलता हूं और भविष्य में भी चलूंगा, जब तक राजनीति में रहूंगा तो यही करूंगा। जब जिसमें मेरे लोगों की भलाई नहीं होगी वो काम मैं नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये लोग मानते हैं कि उस भ्रष्ट व्यवस्था में भी पूर्णिया में ये चीजें सबसे ज्यादा कम, भ्रष्टाचार भी सबसे कम था, अफसरशाही भी सबसे कम थी। क्योंकि उनको मालूम था कि एक ऐसा सांसद यहाँ है जो तुरंत उस पर कदम उठाएगा। तो और मेरा इसमें मानना है कि इसी में कहीं ना कहीं ईमानदारी की बात आ जाती है। मेरी माँ कहा करती थी, मुझे जीवन भर याद है ही और रहेगा ही, कहती थी कि बेटा याद रखना कि जैसे खीरे का चोर वैसे हीरे का चोर। चोर चोर होता है, वो खीरा जो उसने चोरी किया या उसने हीरा चोरी कर लिया, उसने चोरी कर लिया। तो एक जनप्रतिनिधि के ऊपर अगर किसी भी तरह का आंच हो तो फिर ये नहीं देखना चाहिए कि वो 10 रुपए का आंच है या 10,000 करोड़ रुपए का आंच है, क्योंकि फिर आपकी निगाहें झुक जाएंगी। और अगर एक जनप्रतिनिधि की निगाहें झुक गई
तो वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ कभी भी इंसाफ कर ही नहीं सकता, उसकी निगाहें झुकेंगी ही झुकेंगी, कहीं ना कहीं जाके उसकी निगाहें झुक जाएंगी। तो मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक जीवन में शुचिता ऐसी होनी चाहिए, आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि कोई आपके सामने आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करने लायक न रहे, आप ही देख के उससे बात कीजिए। लेकिन अब ये बहुत दुखद है कि ऐसी चीज़ नहीं रही, और हम जन सुराज में चाह रहे हैं, और थोड़े दिनों में तो हम अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी करेंगे। हम लोग ऐसे ही लोगों को तलाश रहे हैं जिनके ऊपर कोई ऐसी दाग न मढ़ी गई हो, जो किसी के सामने झुके नहीं, किसी के सामने डरे नहीं। आपने ये भी देखा होगा, कहीं ना कहीं आप प्रश्न पूछेंगे ही, पहले ही बता देता हूँ, आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में क्या कई दशकों में कोई भी नेता अपने दूसरे नेताओं के बारे में जिस स्पष्टता के साथ प्रशांत जी बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ, वो स्पष्टता आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेगी। वो इसलिए कि हमारे अलमारियों में कोई चीज़ हमने ऐसी नहीं छुपा रखी जिसके निकलने का हमें डर होगा, इसलिए हम किसी से डर के बिना, और हम किसी पे अटैक नहीं कर रहे, हम वो कह रहे हैं, हम बिहार की जनता को ये दिखलाना चाहते हैं कि जिन लोगों पे आपने भरोसा किया है और जो आपका भरोसा प्राप्त करने फिर आपके बीच में जा रहे हैं, इनका असल में चेहरा क्या है, इनका चरित्र क्या है, और क्या ऐसे लोगों पे आप भरोसा कर सकते हैं? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ना एनडीए, ये आप जिस दिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था उस दिन जो इंटरव्यूज हुए थे उसको आप उल्टा के देख लें, उसको सुन लें। मैंने कहा था हमारी लड़ाई ना महागठबंधन से है, ना हमारी लड़ाई एनडीए से है। हम यहाँ किसी से लड़ने आए ही नहीं हैं। हमारा सीधा संवाद बिहार की जनता से है। हम उनसे उनका सहयोग, उनकी आशीर्वाद मांग रहे हैं, उनके लिए मांग रहे हैं, और आशा करते हैं कि वो आशीर्वाद अगर हमें प्राप्त हुआ तो हम बिहार को बदलने में, बिहार को तो वैसे भी बदलेंगे, लेकिन इसी बार अगर आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो शीघ्र अतिशीघ्र बदलेंगे। एक प्रशांत जी का एक बयान जो है वो काफ़ी वायरल हुआ और विवादों में भी रहा, जो मामला शराब से जुड़ा हुआ है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम फिर बिहार में शराब को ऑन कर देंगे। इसको मैं दूसरे तरह से जवाब देता हूँ। यहाँ क्योंकि मैं भी यहीं रहता हूँ, प्रशांत जी भी यहीं रहते हैं, तो हर जगह से सैकड़ों लोग आते हैं, उसमें महिलाएं भी होती हैं। तो मेरी ये आदत है कि जब भी महिलाओं का एक अच्छा समूह आता है तो मीटिंग या जो जिस चीज़ के लिए भी वो आई हैं वो ख़त्म होकर मैं अपने लॉन में अलग से कुर्सी लगवा के उन महिलाओं को बिठा लेता हूँ और पुरुषों को कहता हूँ कि यहाँ से दूर हट जाओ। मेरा कोई सहयोगी भी वहाँ नहीं रहता, और फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग सच सच बताइए कि ये शराबबंदी से आप लोगों को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। और मैं आपको बतलाने में मुझे कोई 1 मिनट का भी इसमें गुरेज नहीं है कि जितने लोगों से बात किया है और जितने बारी ऐसी मैंने बैठकें की हैं, सब ने कहा है कि इससे हमें नुकसान हुआ है, और वो तर्क देती हैं। वो कहती हैं कि पहले वो 100 रुपये का शराब पी के आके लड़ाई करता था, अब वो 300 रुपये का शराब पीकर आके लड़ाई करता है। शराब तो वो ज़रूर पीता है, और अगर शराब नहीं मिलती तो वो सूखा नशा करता है। मेरे घर में किसी लड़ाई की कमी नहीं हुई, मेरे घर में किसी झगड़े की कमी नहीं हुई। जो कमाए हुए पैसे को बर्बाद पहले करता था, अब उससे भी ज़्यादा करता है, पहली बात। दूसरी बात, हम कहते हैं हम शराबबंदी खोल देंगे। शराबबंदी है कौन सी जो खोल दीजिएगा आप? हम लोग यहाँ बाइस्कोप पे बैठे हुए हैं, आप बोलिए मेरे किसी सहयोगियों को, अभी 10 मिनट के अंदर आपको जो शराब चाहिए वो कोई मोटरसाइकिल पे आएगा और वो यहीं दे जाएगा। कई बारी तो पुलिस वाला ही आके दे जाएगा। ये हर जगह की कहानी है। कहाँ पे शराबबंदी है? और उस कथित रूप से शराबबंदी के वजह से क्या हो रहा है? मेरी पूरी कानून व्यवस्था के खराब होने का एक बहुत मुख्य कारण है कि पुलिस वाले तो अपना काम ही नहीं कर रहे। पुलिस वाले तो इसमें लगे हुए हैं कि कौन शराब ला रहा है, कौन तस्करी कर रहा है, किससे कितने पैसे उगाही कर सकते हैं। तो ये कौन सी शराबबंदी है जिसमें सूखा नशा, जो बिहार में कभी सोचने को भी नहीं था, दिखने को नहीं मिलता था, आज हमारे सीमांचल में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो इससे ग्रसित नहीं है। इसको ये शराबबंदी कहते हैं। नीतीश जी को, अगर मैं नीतीश जी की जगह होता तो मैं आके सार्वजनिक रूप से माफी मांगता कि मुझसे गलती हुई है ये ला करके। ये कानून मैंने गलत लाया, क्योंकि इस कानून को जमीन पे उतारने की मेरे पास ताकत नहीं थी। मैंने ये करके बिहार में ऐसी ऐसी नशीले पदार्थों को शुरू करवाया है जो कभी बिहार में स्वप्न में भी नहीं था लोगों के। और शराब 100 रुपए का शराब 300 में, 300 रुपए का शराब 1000 में, माफिया के माफिया तैयार हो गए।
ऐसे गलत लोगों के हाथ पैसे चले गए। जब गलत लोगों के हाथ पैसे लगते हैं और वो भी इस तरह से कमाए हुए पैसे, तो वो समाज में अराजकता फैलाने का ही काम करते हैं और वो कोई काम नहीं करते। इससे जहां शराबबंदी है ही नहीं, उस शराबबंदी को खोलने का क्या मतलब है? उसको तो हम ये करेंगे कि जो पैसे आज ये माफिया कमा रहे हैं वो पैसे कम से कम मेरे राजस्व में आएगा, तो मैं अपने राज्य का विकास में उस पैसों को लगा सकता हूं। इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए। और एक झूठ को, ये गोबेल्स वाली थ्योरी जो जर्मनी में चलती थी कि झूठ को इतने बार ही दोहराओ कि वो सत्य लगने लगे, तो ये वही काम कर रहे हैं कि शराबबंदी से बड़ा लाभ है, शराबबंदी से बड़ा लाभ है। कोई आंकड़े भी पेश कर देते हैं कि ये 22% ये कम हो गया, 21% ये कम हो गया। सारी झूठी बातें हैं। सब लोग, आप लोग तो इतने ताकतवर लोग हैं कि आपके हाथ में ये ऐसा हथियार है। जाइए गांव में पूछिए कहां पे शराबबंदी है, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो कौन सी शराबबंदी हम खोल देंगे? तो ये जो झूठ चल रहा है उस झूठ को खत्म कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। पप्पू जी, आपके विषय में कहा जाता है कि पप्पू जी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। और मुझे याद है कि 2009 में जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ भी आपने लगभग सैकड़ों मोटरसाइकिल उसमें बांटा था। नहीं, मैंने मोटरसाइकिल बांटा नहीं था, मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाई थी तत्कालिक रूप से, ताकि चुनाव के अभियान में सहूलियत हो जाए। तो लॉजिस्टिक्स की बात नहीं है। देखिए, चुनाव लड़ने का एक तरीका है। चुनाव लड़ने का जो मैं तरीका अपनाया करता हूं और जो जनसुराज अपना रही है वो ये कि अपने क्षेत्र का कोई व्यक्ति आपके संवाद से अछूता ना रह जाए, क्योंकि ये सब बेकार बात है कि हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है। कोई आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो कह सकता है कि मैं लोकसभा चुनाव में मैं एक एक घर हो आया और एक एक व्यक्ति से मिलाया। ये तो संभव नहीं है। लेकिन हम लोगों की प्रयास होती है कि अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने समर्थकों के माध्यम से अपनी बात को जितने दूर तक पहुंचा सके उतनी दूर तक पहुंचाते हैं। पप्पू जी, बीपीएससी का जब छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था उस समय आपकी वैनिटी वैन काफ़ी चर्चा में आई थी। वैनिटी वैन चर्चा में नहीं थी। वैनिटी वैन ने जितना बिहार के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिहार का सिर नीचे किया है वो एक अलग कहानी है। वो वैनिटी वैन एक बंद शौचालय के रूप में इस्तेमाल करने के लिए वहाँ रखा गया था। और मेरे मित्रों ने पता नहीं कितने अलग अलग देशों से फ़ोन करके कहा कि तुम बिहारी कभी सोच के आगे सोच नहीं सकते। मैंने, और आप लोगों पे ये कटाक्ष है कि आप लोग भी इसके आगे नहीं सोच सकते कि वो वैनिटी वैन में कौन शौच जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। और वो वैनिटी वैन की चर्चा हो रही है। वैसे वैनिटी वैन आज पटना में अगर इन दोनों महागठबंधन और एनडीए के नेताओं के घर में देख लीजिए तो आपको दर्जनों के हिसाब से मिल जाएगा। क्या था उस वैनिटी वैन में भगवान जाने। और यहाँ तो ये लोग जैसे खोजी पत्रकारिता होती है वैसे कर रहे थे, पता लग गया है ये उस कंपनी की है और ये कंपनी उदय सिंह की है। ये तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है कि वैन जब रजिस्टर हुआ है तो किसी कंपनी का होगा, कंपनी का कोई ना कोई मालिक होगा। तो मुझसे ही पूछ लेते। इसके लिए सबसे पहले मेरे पास आ गए थे शायद वो जो लाइव सिटीज़ वाले ज्ञानेश्वर जी हैं। एक बार दिल्ली आए, उनसे कहा मेरा इंटरव्यू करना है। तो मुझे मालूम नहीं था क्या, मैं पूछता नहीं हूँ कभी कि कोई इंटरव्यू करने आता है कि आप क्या पूछेंगे, जो पूछना है पूछेगा। तो वो आए मेरे घर पे और वो शुरू हो गए इसी प्रकलन पे। मैं कहा ज्ञानेश्वर जी, इसमें इंटरव्यू करने की क्या ज़रूरत है? लोगों के पास ये उपलब्ध है कि वैन SCCI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर्ड है, उसका महानिदेशक मैं हूँ, मुख्य निदेशक मैं हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूँ। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी एक खोजी पत्र नहीं, वो कितने करोड़ की है? तो मैंने पूछ दिया अपने ऑफिस से कि भाई इतने लाख की खरीदी थी, आज इसकी किताब में वैल्यू इतने लाख की है। और मैंने उनके चैनल पे ही कह दिया था कि कोई ठीक ठाक आदमी मेरे से इतने लाख में खरीदना चाहे तो ले जाए। तो मेरे पास कई फ़ोन भी आ गए कि हमें बेचेगा, हमें बेचेगा। मैं कहा ऐसे नहीं बेचते। तो मतलब बेतुकी बातें। बिहार में क्या समस्याएं हैं आप देखिए। जनसुराज से आने का फ़र्क, अगर आज जनसुराज यहाँ नहीं होता तो मालूम है क्या हो रहा था? एनडीए अटैक कर रही होती महागठबंधन पे कि ये कम्युनल लोग हैं और कि ये गुंडागर्दी लोग करेंगे आके, और उधर से कह रहे होते कि ये कम्युनल लोग हैं। आज क्या हो रही है चर्चा?
हमने 10,000 रुपया दिया, हमने 1100 रुपये कर दिया, हमने उसकी वेतन बढ़ा दी, हमने उसकी बेरोजगारी जो भत्ता देनी है वो देने की बात कर रहे हैं। आज ये 2 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। दे ना दे तो नहीं देंगे, मालूम है, इनकी सत्ता भी नहीं आने वाली है, वो अलग चीज है। लेकिन आज एक कम से कम जन सुराज के भय से सकारात्मक बातें तो होने लग गई कि ये तो कहना बंद कर दिया कि ये आएंगे तो ये मुसलमानों को मारेंगे, अरे वो आ जाएगा तो वो गुंडा ले आएगा। आज पिछले 30 वर्षों से यही नैरेटिव रहा है बिहार में। हमने नैरेटिव बदल दिया और इस बाबत तो हमने एक इतिहास बिहार में कायम कर दिया। अब सीटें कितनी आएंगी, कितना वोट आएगा, किसकी व्यवस्था बनेगी, ये भविष्य के गर्भ में। सर, फील्ड में आप जाते हैं, आपको फील्ड में एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रहा है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो 10 दिन के बाद ही नजर आता है। हर परिवार में जो मुखिया होता है परिवार का, अगर बड़ी परिवार हो तो बच्चे भी कहेंगे कि भाई ऐसा है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी, उस पर एंटी प्रो कुछ बात नहीं है। इस बार सीधी बात है कि लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मतदान देंगे या नहीं देंगे, बस इतनी बात। सीट जीतने की उम्मीद करते हैं? 243 और 0 हम दोनों के लिए तैयार हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, चूंकि समय का आपके पास भी अभाव है। पप्पू जी को ये लगता है कि बिहार जो है वो जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके वोट करेगा और आने वाले दिनों में क्या कोई सवर्ण चेहरा बिहार में मुख्यमंत्री बन सकता है? ये मैं आपको बता दूं, पहले भाग का जवाब दे दूं। बिल्कुल लगता है कि जाति से उठेगी। ऐसे बहुत बिहार के इतिहास है जो उठा हुआ है। प्रशांत जी कहते ही रहते हैं कि मोदी जी की जाति के लोग यहाँ कितने हैं, तो मोदी जी कैसे जीत जाता है। नीतीश जी की जाति के लोग कितने हैं, तो नीतीश जी कैसे जीत जाते हैं। एक विश्वास पे ही जीत जाते हैं ना। नीतीश जी के अपने जाति के कितने लोग हैं, तो वो कैसे जीत जाते हैं, 20 वर्ष से हैं। दूसरी बात रह गई सवर्ण। जब जाति ही नहीं है तो वो सवर्ण बने, पिछड़ा बने, अति पिछड़ा बने, दलित बने, मुसलमान बने, मुख्यमंत्री के रूप में क्या फर्क पड़ता है। लोग जीत के आएंगे, चुन लेंगे, जिसको मन में आएगा चुन लेंगे। और इसी बिहार में किस जाति के लोग नहीं रहे हैं? क्या सवर्ण नहीं रहे हैं, क्या मुसलमान नहीं रहा है, क्या दलित नहीं रहा है, क्या पिछड़े अति पिछड़े नहीं रहे, सब रहे हैं। फिर भविष्य में भी रह सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। सर, एक सवाल और जहन में अचानक आ गया। पप्पू जी के विषय में कहा जाता है कि पप्पू जी जाति से क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, लेकिन आज तक राजपूतों के नेता बन नहीं पाए। मैंने कभी प्रयास भी नहीं किया कि मैं राजपूतों का नेता बनूं, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि कभी मुझे राजपूत नेता के तौर पे जाना जाए। राजपूतों का हित चाहूंगा, बिल्कुल चाहूंगा। राजपूतों को उनकी जगह दूंगा, बिल्कुल दूंगा, लड़कर दूंगा, लेकिन यह कहलाकर नहीं दूंगा कि ये राजपूत के नेता है। मैं राजपूत का नेता बनने नहीं आया हूं। मैं समाज को एक अच्छा नेतृत्व देने की प्रयास कर रहा हूं, और राजपूत इस समाज के अंग हैं। राजपूतों को जिसने भी पीछे ठेला है वो लोग गलत हैं। राजपूतों को मैं खींच के आगे लाऊंगा, लेकिन किसी और को पीछे नहीं ठेल दूंगा। ये मेरी राजनीति नहीं कहती है। चलिए सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर के साथ मिल करके जनस्वराज को न सिर्फ प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।